जुड़ी हूँ देखो। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, वही मैं देख रहा था कि मैडम आ जाए। सुना सर, जी डॉक्टर सर। सिन्हा जी सर। शुरू करिए। जी, माननीय प्राचार्य महोदय और डॉक्टर भूपेन्द्र कुमार सर, डॉक्टर सोनकर सर, डॉक्टर रेशन पांडे सर, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा सर, विभागाध्यक्ष महोदय, मैडम सारथी, मैडम प्रेमलता एक्का और समस्त जुड़े प्राध्यापक और पार्टिसिपेट सभी का इस जो किस कोविड में? 19 से बचाव व जन भागीदारी तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में अच्छा 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 अच्छा। स्वागत है। हाँ सिन्हा साहब, जी सर। डॉक्टर वाल्मीकि सर भी जुड़े हुए हैं ना? हाँ, जी, वाल्मीकि डॉक्टर हेगड़े सर नमस्ते। आपका भी सर, आप सभी का स्वागत है इस सेमिनार में। इस सेमिनार का उद्घाटन सत्र शुरू करते हुए सबसे पहले एमए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना का रखा गया है। तो मैडम सारथी से मैं अनुरोध करूंगा कि छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत कराया जाए। मैडम सारथी। सारथी मैडम। जी सर। सरस्वती वंदना। प्रीति मिश्रा, यस आप मैम। चल शुरू कीजिए। के अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में मेरे एमए में मतलब राज्य स्नातकोत्तर शासकीय कॉलेज पांडे सर के द्वारा आज अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। और इसमें जितने भी मेरे अतिथि गण हैं उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। जितने भी मेरे सीनियर दीदी भैया लोग हैं, जितने भी मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं और मेरे जो सहपाठियों हैं उनको सबको मैं तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ। और मैं मेरे को सरस्वती वंदना के लिए मिला है, सरस्वती वंदना गाने के लिए। तो अपना सरस्वती वंदन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जो भी गलती होगी क्षमा कीजिएगा। अपना फोटो चालू कर ले, अपना फोटो चालू कर लो। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ चलिए, बोलिए। ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। सरगम का ज्ञान नहीं नालय का ठिकाना है। तुम्हें आज सभा में माँ हमें दर्श दिखाना है। तुझे आज सभा में माँ हमें दर्श दिखाना है। संगीत समंदर के ताल हमें नहीं संगीत समंदर के सुर ताल हमें दे दो। हे ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। हे स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। शक्ति न भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। शक्ति न भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। तुम्हें आज सुनाने को कोई दर्द नहीं, सुनेगा नहीं। आज सुनाने को
जाने गीतों के खजानों में एक गीत हमें दे दो, गीतों के खजानों में एक गीत हमें दे दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ उमेश जी। तो सती वंदना के इस मधुर गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एमए के विद्यार्थियों द्वारा जो हमारे वेबिनार में उपस्थित सभी अतिथि हैं उनके लिए स्वागत गीत का भी रखा गया है। तो विद्यार्थियों, मैडम से निवेदन है, मैडम सारथी से, कि विद्यार्थियों को बोले कि स्वागत गीत अतिथियों के सम्मान में प्रस्तुत करें। जी सर, अलका एवं साथी स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। जी मैम। तुम लोगों को अपना फोटो चालू करने में क्या तकलीफ होती है रे? तुम लोग एकदम से बंद किए रहते हो। अच्छा लगता है आप गाते हो तो लगता है कि ओरिजिनल गा रहे हो, नहीं तो लगता है टेप तो नहीं है। चलिए बोलिए। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में हम अर्थशास्त्र 3rd सेमेस्टर से हम आप लोगों को इस वेबिनार के स्वागत के लिए हम एक स्वागत गाना गाकर आप लोग का स्वागत करना चाहते हैं। रामा स्टार्ट। हाँ शुरू करिए। सुहावन है झूम रहा तन मन है, मौसम सुहावन है झूम रहा तन मन है, गा कर कहेंगे हम आपको, गा कर कहेंगे हम आपको, हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम। मौसम सुहावन है झूम रहा है, हम आपको वेलकम। आवाज कट रही है यार, तो आगे है ना, आवाज कट रही है। तो मैं स्वागत गीत गा सकती हूँ। तो गाइए ना, गाइए, आवाज क्या कटनी चाहिए। चलिए से हुए हम स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम। हाँ चलिए ठीक। इस स्वागत गीत के बाद मैं विभाग के विभागाध्यक्ष माननीय डॉक्टर जैन पांडे सर से निवेदन करूंगा कि वे अतिथियों के स्वागत व परिचय की जानकारी सभी लोग को उपलब्ध प्रदान करें। हाँ
माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर रसीदा परवेज मैडम, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी सर, डॉक्टर वाल्मीकि सर, डॉक्टर बी.एस. सोनेकर सर, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी इथियोपिया से, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अन्य साथी डॉक्टर एस.एन. पांडे सर और डॉक्टर उमेश जी, हमारे विभाग के सारे प्राध्यापक तथा विभिन्न महाविद्यालयों से उपस्थित अन्य प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार शर्मा सर बिलासपुर से, आप सभी करबद्ध स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि संक्षिप्त अवधि में पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने निर्णय किया कि ये कार्यक्रम रखा जाए और माननीय प्राचार्य महोदय की सहमति प्राप्त हुई। हमारे समस्त अतिथियों से भी हमने सहमति परसों ही प्राप्त किया। डॉक्टर वाल्मीकि साहब जो फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और बड़े अनुभवी हैं, एमडी मेडिसिन है, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन है। डॉक्टर बी.एल. सोनेकर साहब रविशंकर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में पदस्थ हैं और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी इथियोपिया में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन तमाम विद्वानों से अलग अलग विषयों पर, और जो आज का विषय है वो है कोविड-19 से बचाव, एक पहलू है, दूसरा उसमें है जन भागीदारी और तीसरा पर्यावरण संरक्षण का विषय है, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड-19 एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। विषय बड़ा गंभीर है, समय के अनुसार उसकी अत्यंत महत्व है और चूंकि एक ऐसा दौर है जिसमें मोबाइल से सारे काम होने, और मैं समझता हूँ कई लोग भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता के कारण उनका मोबाइल भी व्यस्त रहता है और डिस्चार्ज होने लगता है। तो हमने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने की बात सोची है कि आपके बीच में हमारे अतिथि आए और वह अतिथि अपनी बातों को रखेंगे। हमारी बातें तो प्राय इसमें जितने जुड़े हुए लोग हैं उसमें 80% लोग सुनते रहते हैं। मैं सभी सम्मानीय कार्यक्रम में जुड़े सारे लोगों का विभाग की तरफ से सादर स्वागत करता हूँ। माननीय प्राचार्य महोदय का भी, परवेज मैडम का भी स्वागत अभिनंदन है। अब ऐसा दौर है कि फूल माला वाला दौर ही खत्म हो गया, बिना पैसे के सारे कार्यक्रम होने हैं और अच्छा लगता है। चलिए, ज्ञान तो मिल रहा है, चाहे जिस तरीके से मिल रहा है, ज्ञान का एक माध्यम बना हुआ है। हमारे बीच में डॉक्टर विजय कुमार शर्मा सर उपस्थित हैं। वो हमारे कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहे और अभी हमारे बीच से बिलासपुर चले गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर शर्मा सर हमारे साथ हैं और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं उनको जोड़ने का निरंतर प्रयास करता हूं और सौभाग्य है कि वो यहाँ जुड़े भी हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर विजय कुमार शर्मा सर 2 मिनट के लिए हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर विजय कुमार शर्मा सर। डॉक्टर शर्मा सर जुड़े हैं? डॉक्टर शर्मा सर हैं कि नहीं हैं? अजय सिन्हा जी है सर? है तो उनको आवाज नहीं जा रही क्या हमारी? डॉक्टर शर्मा सर हट गए नहीं आ रही आवाज, हो सकता है कि नहीं होंगे। त्रिपाठी सर को अभी थोड़ा देर पहले मेरी मोबाइल बात हुई तो वो संभवतः किसी कारण बस आज बोले यार मत बुलाओ, अगली बार हम जरूर रहेंगे। तो डॉक्टर रसीदा परवेज मैडम से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें और कार्यक्रम जुड़ गए सर, शर्मा सर जुड़ गए, बोल रहे हैं जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर विजय कुमार शर्मा सर का 2 मिनट का संक्षिप्त आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा। डॉक्टर विजय कुमार शर्मा सर वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और बिलासा कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर में एचओडी हैं अर्थशास्त्र विषय के। डॉक्टर शर्मा सर, डॉक्टर शर्मा सर क्या यार, कैसे उनको आवाज नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है? तो जुड़े हुए तो दिख रहे हैं सर।
डॉक्टर शर्मा सर आपको बोलना है 2 मिनट सर। डॉक्टर सर फिर हट गए। चलिए प्राचार्य महोदय को बोलते हैं, है ना। मैडम परवेज मैडम से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने का कष्ट करें। डॉक्टर जी 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 सुनाई दे रहा है सर मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल। हाँ। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में हमारे बाहर से जो अतिथि आए हैं और जो यहाँ के अतिथि हैं उन सबका मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है कोविड-19 से बचाव व जन भागीदारी तथा पर्यावरण संरक्षण। एक लंबे अरसे से हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस कोविड-19 से आहत हैं। हम सब का यह प्रयास है कि इस कोविड-19 से हमको कैसे निजात मिले। सारे लोग प्रयास में लगे हुए हैं और सफलता भी मिल रही है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, इस कोविड-19 को हरा कर ही रहेंगे। मेरी ये उम्मीद है सभी से। हमारे साथ जो जुड़े हुए डॉक्टर लोग हैं वो लोग भी प्रयासरत हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है और वो भी सफल होंगे। इस कोविड-19 के बचाव में हमको जागरूकता बनाए रखना है। अधिक से अधिक लोगों को ये बताना है कि वैक्सीन लगाना हानिकारक नहीं है, मास्क लगाना हानिकारक नहीं है, 2 गज की दूरी बनाना भी हानिकारक नहीं है। हम प्रयास करें और देखें कि एक न एक दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी। जितने भी जन भागीदारी हमारे हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, सारे लोग इस प्रयास में जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। और हम बुद्धिजीवी वर्ग भी जुड़े हुए हैं वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, लेख के माध्यम से। कहीं ना कहीं हम जन कि हम सब मिलकर इस कोविड-19 को हरा कर ही रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जय नारायण पांडे ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि इस हालात में भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जागरूकता लाएं। अच्छी बात है मैडम, धन्यवाद। आप उपस्थित रहें और कार्यक्रम आगे चलेगा। तो कार्यक्रम की आपकी अनुमति से शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले डॉक्टर BL सोनेकर सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि चूंकि उनका कुछ पारिवारिक कारण से मैं जल्दी उनको बुला रहा हूँ। डॉक्टर शर्मा सर शायद आ गए हैं, तो डॉक्टर शर्मा सर 2 मिनट आशीर्वाद दे दें। डॉक्टर शर्मा साहब, डॉक्टर शर्मा साहब, डॉक्टर शर्मा सर जुड़ गए हैं क्या? सिन्हा सर जुड़े तो हैं सर, लेकिन उनका आवाज नहीं आ रहा है सर। अपना आवाज चालू करिए, आपकी आवाज बंद है। 2 मिनट आशीर्वाद दे दीजिए। डॉक्टर शर्मा सर आवाज उनकी नहीं आ रही। चलिए अब बाद में देखेंगे। डॉक्टर BL सोनेकर सर, आप अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आप रविशंकर विश्वविद्यालय में सदस्य हैं। डॉक्टर अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर सोनेकर साहब सदस्य हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखने का कष्ट करें। धन्यवाद पांडे सर। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ आ रही। पुनः मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने इस इंटरनेशनल वेबिनार में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में चुना। वैसे मैं इसकी योग्यता रखता नहीं हूँ, फिर भी मुझे इस योग्य समझा। इसके लिए मैं राजीव गांधी PG कॉलेज के प्राचार्य और उनके सभी सदस्यों, विशेषकर पांडे सर का आभारी रहूंगा। आज के वेबिनार का विषय है कोविड-19 से बचाव व जन भागीदारी तथा पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इस विषय से संबंधित कुछ बातें रखना चाहता हूँ। चिंता मत करो, खाली साथियों, यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें मालूम होगा कि दुनिया में महामारी का आने और जाने का एक लंबा इतिहास रहा है। इनमें भारत भी एक देश है और आज कोरोना वायरस से उपजी हालिया महामारी ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि
भारत के मानव संसाधन को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। निसंदेह आज हमारे देश के सामने इस महामारी ने अनेक चुनौतियों को हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी है। इनमें से प्रमुख जो चुनौती है जिस पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, मैं उन चुनौतियों को 3 भागों में बांटा है: आर्थिक चुनौती, सामाजिक चुनौती और राजनीतिक चुनौती। इन्हीं मुद्दों के माध्यम से हम कोविड-19 से कैसे बचाव कर सकते हैं, इस पर मैं अपना विचार रखूंगा। अब प्रश्न उठता है कि इन चुनौती का सामना कैसे किया जाए ताकि कोविड-19 से बचा जा सके। साथियों, सबसे पहले हम आर्थिक चुनौती की बात करते हैं। आर्थिक चुनौती के रूप में हमारे सामने भारत के गिरते हुए अर्थव्यवस्था को सुधार कैसे किया जाए, इसके साथ ही साथ मजदूरों का भरण पोषण और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप सब जानते हैं कि पहले लॉकडाउन जब देश में घोषित हुआ था, उसके पश्चात अर्थव्यवस्था में आई जो गिरावट है उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि आज फिर से इसकी आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। केवल अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बहुत बड़ी जरूरत तो है, इनकी आवश्यकता भी आज है, लेकिन उससे जो महत्वपूर्ण जरूरत है कि इस महामारी से जो हमारी जो हमने देखे मजदूरों के पलायन के बाद जो हमारी जो नई समस्या आई है, इसके लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, क्योंकि आज भी 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, चाहे वह लघु उद्योग हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, बागवानी है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऐसे बहुत सारे सामाजिक व्यवसाय भी रहते हैं, लोहार है, नाई है। इन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए जीवित करने की जरूरत है ताकि ग्रामीण मजदूर आज पलायन न करे। पैदल चले, कोई साइकिल पे, कोई ट्रक के ऊपर बैठकर सफर कर रहे थे, यह जो देखे तो वह मानव मूल्य के खिलाफ है। साथियों, इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोगों में मजदूरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं बचा है। आज जो हम ग्लोबल से लोकल की ओर आने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें पुनः ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर जाना है। गाँवों पे हमें रोजगार ढूंढना होगा। ग्रामीण परिवेश में हम क्या क्या रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, आनंददायक वस्तुओं को पा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल लग्जरी गुड्स में ही जीवन का आनंद ढूंढता है, वह व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता और वह अपने संतुष्टि पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के शोषण करते हैं, चाहे वह श्रमिकों का शोषण क्यों न हो। और यही कारण है कि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संपत्ति संचय करके रखते हैं। इसलिए आज हमें जीवन के अर्थशास्त्र को समझना होगा कि आवश्यकताओं को कम करना होगा और जीवन के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर काम करना होगा, चाहे वह स्वयं का काम हो, परिवार का हो, चाहे समाज का हो या राज्य का हो या एक देश का या वैश्विक समुदाय का। सभी पक्षों को हमको ध्यान में रख के काम करने की जरूरत है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने के साथ साथ हमको जो मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें और क्या हम करें कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो, तो मेरा ये जो सुझाव है वो दो पक्षों और सरकार को पहला जो मजदूरों के प्रति उसका भरोसा जीतना होगा। प्रश्न उठता है कि हम भरोसा कैसे जीते। भरोसा इस प्रकार से जीते कि कहीं न कहीं उद्योग में जो मजदूर काम करते हैं उनको पहले से एडवांस में कम से कम 15 दिन का जो सैलरी है उसको आज देने की आवश्यकता है, ताकि उनको विश्वास जीता जा सके और उनकी जो समस्या आज है उनका समाधान किया जा सके। साथ ही
सरकार को अपनी पॉलिसी में समय के साथ साथ परिवर्तन करने की भी जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, चाहे लेबर पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी है या सोशल सिक्योरिटी की बात हो, समय समय पर इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। आज मनुष्य को अपनी अस्मिता को कम करनी होगी। हम देखें कि आज मनुष्य अपनी अस्मिताओं पे ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है, हमारे संसाधन जो है मनुष्य अस्मिताएं सीमित है और संसाधन जो है सीमित है, ये कहा जाता है, वो परिभाषा है, उसको उल्टा करके हमको देखने की जरूरत है। हमारे जीवन की जो लाइफ स्टाइल है उसको भी परिवर्तन करने की जरूरत है साथियों। इनके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है मनी सप्लाई में वृद्धि करने की जरूरत है। हमारे जो अर्थव्यवस्था में जो सुधार करने की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है तो वो मनी सप्लाई। हम कैसे अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इम्पोर्ट पावर को बढ़ावा देना होगा। कैसे हम निर्यात को बढ़ावा दें। आज भी हमारे देश में आत्मनिर्भर की बात को करते हैं और आज भी हम इम्पोर्ट पे डिपेंड है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ ब्याज दर को भी कम करना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मनी सप्लाई को पंप करना होगा ताकि डिमांड बढ़े और इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और सबसे बड़ी चुनौती आज ये है साथियों की कोरोना के समय आज जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो हमारे देश का मॉडल क्या होना चाहिए, इस पर हमको चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश के मॉडल हेल्थ होनी चाहिए, इन्वायरमेंट बेस्ड होना चाहिए, जो आज के महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। दूसरी जो कोविड के बचाव के जो संबंधित जो मतलब हमारे सामने चुनौती है वह है सोशल चैलेंज, सामाजिक चुनौती जो जन भागीदारी से संबंधित है। इस पर मैं थोड़ी विस्तार से चर्चा करता हूँ। साथियों, सामाजिक दृष्टिकोण से आज समाज के हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। पर हम देखते हैं कि लॉकडाउन के समय किस प्रकार मकान मालिकों द्वारा मजदूरों को मकान खाली कराया गया, इसको हमने अच्छी तरीके से देखे हैं। और हम भी यह देखे हैं कि छोटे व्यापारियों द्वारा किस प्रकार कामगारों को काम बंद करा दिया गया है ताकि इनको वेतन न दिया जा सके। यह भी समाज का एक चेहरा था जो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोनू सूद जैसे व्यक्ति को भी देखा है जिन्होंने संकट के समय अपनी सामाजिक दायित्व को न केवल निर्वहन किया है बल्कि एक अच्छे इंसान का परिचय दिया है। भी और कुछ सेलिब्रिटी, कुछ सामाजिक संस्थाएं, कुछ धार्मिक संस्थाएं आगे आ रहे हैं जो एक सुखद संदेश हम कह सकते हैं। परंतु आज आवश्यकता है साथियों समाज के हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की ताकि कोविड-19 से बचा जा सके। मैं सामाजिक चुनौती के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बातों का आपके सामने शेयर करूंगा। अभी जो बहुत व्हाट्सएप फेसबुक में चल रहा है फेक न्यूज भी आज एक सामाजिक चुनौती बनकर उभरी है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि इस फेक न्यूज को रोकने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। किसी भी मुहिम को रोकने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, एक नेतृत्व की जरूरत होती है और यह सब तब तक सफल नहीं होता जब तक समाज साथ न हो। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अफवाह का बाजार गर्म है। चाहे बीमारी उपजने की बात हो, छिपाने की बात हो, या क्वारंटाइन से मरीज के भागने की बात हो, या टीका लगवाने से ऐसे गांव में अभी हमने देखे वीडियो आए हुए हैं कि टीका लगाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। और जो हमारे अधिकारी है जो टीका जो संबंधित जुड़े हुए हैं वह व्यक्ति को मतलब किस प्रकार से उनके साथ अवैध व्यवहार किया जा रहा है, ये हमने अच्छे से देखा है। हमने यह भी देखा है कि इंदौर में किस प्रकार से स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे लोग। यह सब मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप का ये एक दुष्प्रचार है साथियों। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे परिस्थितियों में हमारा और समाज की क्या जिम्मेदारी बनता है कि इस समस्या का बचाव कर सके। हमारी जिम्मेदारी बनता है कि बिना प्रमाणिक वीडियो को न स्वयं एक्सेप्ट करे और न किसी दूसरों को शेयर करे ताकि इस प्रकार के दुष्प्रचार से बचाया जा सके। तो इस प्रकार हम देखे हैं तो ये जो आर्थिक और सामाजिक चुनौती है कोविड-19 के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण चुनौती है आज हमारे सामने है वह है पॉलिटिकल चैलेंज, जिसे एक राजनीतिक चुनौती कहते हैं। यह आज महत्वपूर्ण हो गया है साथियों। कोविड-19 के बचाव में तीसरा यह प्रमुख कारण है।
निसंदेह भारत एक संघीय शासन पर आधारित एक देश है, जिसमें केंद्र और राज्य के अलग अलग सरकार होने के कारण समस्या के समाधान करने के बजाय लोग राजनीति करते हैं। हम देखे हैं, चाहे वो टीका लगवाने की बात हो, मैं किसी को नाम लेना नहीं चाहूंगा, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का, या टीका की कीमत की बात हो, या किस उम्र वाले को पहले लगाया जाए, या किस व्यक्ति या किस समाज या किस वर्ग को लगाया जाए, इस पर राजनीति हमने मीडिया में देखे हैं। लेकिन इस मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच राजनीति करते हुए हमने सब देखे हैं। जबकि ऐसे समय में जब देश संकट के दौर से गुजर रहा हो, तब राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है, ताकि कोविड-19 से बचा जा सके। साथियों, निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि हम कोविड-19 से बचना चाहते हैं तो देश के हर नागरिक को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। चाहे वह डॉक्टर हो, शिक्षक हो, राजनीतिक हो, या उद्योगपति हो, व्यापारी हो या राजनेता हो, सबको आज अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में हम आसानी से चैन के साथ ले पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं और पांडे सर को एक विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझे। इसके लिए मैं सर आपका हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। डॉक्टर BL सोनी साहब का उद्बोधन बड़ा ही सारगर्भित रहा और उन्होंने कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए सामाजिक संरचना एक कुशलतम व्याख्या की और कोविड के दौर में उन्होंने से राजनीतिक स्थितियों को व्यवस्थित रहने की बात की। यह हमारे इस सेमिनार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऐसे समय में हमको एक साथ रहने का आवश्यकता है, कोई दुश्मन नहीं है। और ठीक है, हमारा सकारात्मक कोई हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर वाल्मीकि सर। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया अपना उद्बोधन, सारगर्भित उद्बोधन देने का कष्ट करें। डॉक्टर वाल्मीकि सर का स्वागत करते हुए डॉक्टर वाल्मीकि सर अभी उपस्थित थे, बता रहे थे मैं उपस्थित हूँ। सर दिख तो नहीं रहा सर उनके नाम। चलो उनको एक बार फोन लगा लेते हैं। इनको अभी एक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी उपस्थित। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, आई एम हियर। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, बोलिए सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर। मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का आभारी हूँ कि मुझे इस फोरम में उन्होंने इनवाइट कर लिया। मैं ऑडिबल सर? आवाज सुनाई दे रही मेरी? बिल्कुल सर। गवर्नमेंट कॉलेज है हम लोगों का सर। हाँ सर, हाँ सर, गवर्नमेंट कॉलेज। डॉक्टर जय नारायण पांडे सर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने दूर रहते हुए भी उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के साथ बांधे रखा है। सो आज हम कोरोना के बारे में जानकारी लेंगे। सब वैसे तो मीडिया में आजकल हर जगह पे न्यूज़ आ रही है कि क्या करना चाहिए, शेयर कर। मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। हेलो। आ रहा, दिखाई पड़ रहा सर। ओके, तो बेसिकली कोरोना वायरस ये जो बीमारी है, इसको अभी नया नाम दिया है कोविड-19। जो डिसीज हो जाती है वो वायरस की वजह से हो जाती है, कोरोना वायरस। और उसको जो बीमारी होती है उसको कोरोना वायरस कहते हैं। बिफोर ये डिसीज के बारे में जानने से पहले आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम एक हेल्दी इंसान की कहते हैं, जिसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली absence ऑफ द डिसीज और इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि खाली शारीरिक बीमारी ही नहीं है, बट आपको मेंटल ऑब्लिक्स आपकी समाज, इसमें भी अगर कहीं दिक्कतें आ रही तो वो भी एक इंसान हेल्दी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो कोरोना की वजह से मैक्सिमम लोगों को फिजिकल बीमारी हो रही है आज की डेट में, सेकंड वेव में।
इसका आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। बट इसके अलावा ज़्यादातर मैक्सिमम मैं ये कहूँगा कि सभी लोग मेंटल बीमारी से पक्का जूझ रहे हैं और उसकी वजह से हमारा सोशल सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ चुका है। मेरा ये प्रेजेंटेशन का ये मेन ये रहेगा कि इसका ट्रांसमिशन कैसे कम किया जाए या बंद किया जाए। बंद करना तो आजकल थोड़ा मुश्किल ही हो रखा है, बट इसको हम किसी तरह से कम करना चाहते हैं ताकि हमारी जो हेल्थ सर्विस है वो अच्छे से अच्छे अपना कार्य और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इस बीमारी से बचा सके। जैसे कि मैंने बताया था कि कोरोना वायरस जो है ये कोविड-19 डिसीज जो है कोरोना वायरस की वजह से फैलती है। इसके अलावा इस वायरस से और बीमारी हो सकती है जैसे कि सार्स को वायरस, मेडिटेरियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, ये बीमारी ऑलरेडी 2003-2012 में हो चुकी है। तो ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बट ये इस बार थोड़ा उसका ज़्यादा प्रकोप ग्रुप बड़ी तादाद में लोग बीमार हो गए हैं। पहले वेव में हमने 1.5 लाख इंडिया में मौत हो चुकी थी, बट अभी तक शायद 4.5 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। ये पुरानी स्लाइड्स हैं। मेनली अभी जो है इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से लोगों को इस बीमारी से ज़्यादा खतरा है। जो इंसान उम्र में 60 ईयर से ज़्यादा है, जिनको ऑलरेडी कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीजेस और फेफड़ों की बीमारियां हैं, किसी को स्ट्रोक हो चुका है, जिसकी किडनी खराब हो चुकी है। और इसके अलावा जो लोग ज़्यादातर लोग स्मोकिंग करने वाले अगर इस बीमारी की चपेट में आते हैं तो उनमें मरने वालों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। इसके हिसाब से हम मेनली इसका ट्रांसमिशन जो रेट है ये 3-4 दिन में इंसान को पहले अगर किसी कांटेक्ट में आ जाती है तो 3-4 दिन में पकड़ लेता है और इसके सिम्टम आने के लिए 2 से 14 दिन का टाइम लगता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसमें ओवरऑल मोर्टेलिटी इज अराउंड 2%, मतलब 100 में से 2 लोग की डेथ हो जाती है। कॉमन सिम्टम जैसे कि बताया गया है ऑलरेडी आपको कि इसमें हाई ग्रेड फीवर, निमोनिया, उसके बाद ब्रीदिंग डिफिकल्टी, लूज मोशन, डायरिया, बॉडी एक, जनरलाइज वीकनेस, इस तरह से सिम्टम पाए जाते हैं। अभी जो है बीमारी अभी तो ये ज़्यादा रौद्र रूप धारण कर चुकी है, तो अभी नियरली हमारे हॉस्पिटल में, ज़्यादातर हॉस्पिटल में कोविड में एवरी 3rd पेशेंट जो भी हमारे पास आ रहा है नॉर्मल ओपीडी में दिखाने में, इसमें दूसरे से तीसरा मरीज आज की डेट में कोविड बीमारी से संक्रमित हो चुका है। उनमें या तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है या माइल्ड सिम्टम है। इसमें से 98% लोगों को जो है नियरली 90% लोगों को माइल्ड सिम्टम होते हैं, 8 to 10% लोगों को मॉडरेट सिम्टम रहते हैं और लेस देन 2% लोगों को सीवियर सिम्टम होने के चांसेस रहते हैं। सो माइल्ड हम किसको बोलेंगे? माइल्ड के हिसाब से अगर जिसको खांसी जुकाम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, बट उनका आजकल सभी लोग अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन घर में लेके बैठे हैं, तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 एट रूम एयर पे है। उनका हार्ट रेट जो कहा जाता है, जिसमें पल्स रेट या हार्ट रेट 100 से नीचे है, रेस्पिरेटरी रेट 25 से नीचे है, और ब्लड प्रेशर जिसका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 90 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 60 से कम है, तो वो ज़्यादा है, तो वो माइल्ड केसेस होती है। मॉडरेट केसेस जिसको बोलना है, जिनको निमोनिया के फीचर है, मतलब जिनको रेस्पिरेटरी रेट 30 से 25 से ज़्यादा है और जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 to 94 है। और उसमें दूसरे भी पेशेंट आते हैं जो कि स्टेबल है, बट जिसको ऑलरेडी और कोई बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की दिक्कत है, ऐसे पेशेंट इसमें मॉडरेट कैटेगरी में आ जाते हैं। सीवियर डिसीज़ में जो है ये, इसका मतलब ये कि ये पेशेंट सीवियर पेशेंट इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरी है
और उनको तुरंत इलाज करना शुरू पड़ सकता है। तो इसमें जो लोग हैं ज़्यादातर जिनका SpO2 94 से कम है, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी 25 से ज़्यादा है, जिनका BP कम हो रहा है और उनका न्यूट्रोसाइट लिम्फोसाइट रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हो 3.5 से ज़्यादा है। और वेरी सीवियर केसेस मतलब जिसको ऑक्सीजन लेवल एट रूम एयर 90 से नीचे चला जाता है और ऑक्सीजन के साथ भी इन्हें दिक्कत हो जाती है, वेरी सीवियर केसेस हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, सभी को पता है कि ये बीमारी ज़्यादातर एयर में ट्रांसमिट हो चुकी है। तो एक ज़्यादातर कफिंग और स्नीजिंग से इसका ज़्यादातर लोगों में फैलने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा जो लोग कोविड मरीज के क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं उनको भी ये बीमारी पाई जाती है। और मान लो कि कोई कहीं पे छींक के गया है और उसके जीवाणु वहाँ पे सरफेस में भी 6 घंटे तक रह सकते हैं। तो आज की डेट में अगर कहा जाए तो ऐसा कोई प्लेस नहीं बचा है कि जहाँ पे जिस एक बीमारी जो एक एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है। तो पूरे देश में आज ये बीमारी ने प्रकोप रूप धारण कर चुके हैं। तो अभी हर जगह पे ये बीमारी पाई जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कैसे हमें इसको प्रिवेंट करना है। आज इतना ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है कि हर घर में एक फैमिली में 6 से 7 लोग बीमार हो चुके हैं और नियरली गांव-गांव में कम से कम 8 से 10 लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। फिर भी हमारे पास इसको बचाने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका यही है कि इससे फैलने से रोके और इससे बचाव करें खुद का। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी अगर हम जल्दी से जल्दी इसको ये करेंगे तो ये बीमारी काफ़ी कंट्रोल में आ सकती है। तो इसमें जो है बीमारी फैलने का जो सबसे कॉमन है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया अवॉइड करना है। अगर भीड़ भाड़ एरिया में जाते हो तो अपनी मास्क पहनना है, दूसरे लोगों से कम 2 गज 6 मीटर की दूरी बनाए रखना है। एल्डरली लोग जो है, जो बूढ़े हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों ने बाहर जाना नियरली जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा अपने घर के अंदर ही आसपास जो करना है वो करते रहिए। भीड़ भाड़ एरिया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल अवॉइड करना है, जिससे ये हम इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी ये आपको बता चुका हूँ कि ये बीमारी छींक से फैलती तो कैसे इससे बचा सकता है। मिनिमम आपको एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस जो रखना है 6 फीट का, अराउंड 2 मीटर का कम से कम डिस्टेंस रखना है, ताकि जो छींके या जो सलाइवा है उसकी वजह से बीमारी फैलती है, तो इससे हमें बच सके। जैसे कि कोई कॉन्टेमिनेटेड सब्जेक्ट है, किसी ऑफिस में जाते हो आप, कहीं पिकनिक प्लेस पे जाते हो, कहीं घूमने जाते हो बाहर, तो ये सभी चीज़ें जैसे कि डोर बेल है या स्टेयरकेस है, इनमें अगर पहले से ही लोगों का हाथ लगा हुआ है तो उसमें ये बीमारी उसमें ये ड्रॉपलेट बने रहते हैं और इससे ये बीमारी फैल सकती है। मैक्सिमम टाइम पे हमारे सेल फोन है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं और हम एक दूसरे का सेल फोन तो वैसे यूज़ नहीं करते, बट ये एक दूसरी जगह पे रख के एक दूसरे के पास ये बीमारी फैलने के चांसेस। तो जो डॉक्टर लोग हैं जो बाहर जाते हैं, उन्हें आने के बाद ये सभी चीज़ें अपनी को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। एक ही फैमिली में अगर रहते हैं, कोई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं या फैमिली मेम्बर बीमार पड़ रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर किसी ने अपना अपना टॉवेल अलग से यूज़ करना चाहिए। शेयरिंग ऑफ टॉवेल, शेयरिंग ऑफ क्लोथ जनरली आपस में अवॉइड करना चाहिए, ताकि ये फैमिली मेम्बर के अंदर भी ना चाहते हुए भी बीमारी ना फैल सके। जैसे कि ये वायरस मैंने बताया कि ये नियरली 6 आवर टू 48 आवर किसी भी कॉन्टेमिनेटेड सरफेस पे रह सकता है, इसलिए पब्लिक प्लेसेस जो है वहाँ पे कम से कम 2 बार आपको क्लीनिंग करना जरूरी है। सबसे ज़रूरी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें क्राउडिंग प्लेसेस अवॉइड करना है, पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करना है
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवॉइड कर लो, हो सके तो अपने घर के अंदर ही जो काम हो सके वो करना है। बाकी मार्केट से जाते हो, मार्केट से सामान लाते हो तो अपनी खुद की कैरी बैग या बैग लेके जाओ। उसके बाद सामान लाने के बाद उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करके घर के अंदर ले आओ और उसी को यूज़ करो। इसके साथ साथ बार बार हाथ धोते रहना है और कोई भी अल्कोहल बेस मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पेसिफिक कंपनी का यूज़ करो, हैंड रब यूज़ करना या कम से कम सोप और पानी से बार बार हाथ धोते रहना है। किसी भी ये और पाया गया कि नॉनवेज से थोड़ा सा ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है तो उसको अवॉइड करना है नॉनवेज फूड। इसके अलावा आजकल ज़्यादातर लोगों में ये इम्पोर्टेंट है कि पोस्ट कोरोना काफ़ी सिम्टम रह रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों में ये पाया गया कि माइल्ड केसेस में लंबे समय तक खांसी रह रही है। तो इसको कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लूकवार्म वाटर पीना है और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर की सलाह मसलत ज़रूर करना है। उसके अलावा बीमार हो जो ऑलरेडी इसके शिकंजे में आ चुके हैं उनको जनरलाइज वीकनेस मतलब उनके बॉडी में दर्द काफ़ी समय तक रह रहा है तो वो थोड़ा मॉडरेट एक्सरसाइज करेंगे घर के अंदर, थोड़ा सा आधे घंटे तक थोड़ा सा मॉडरेट एक्सरसाइज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से पानी पिएंगे तो वो इसकी वजह से जो सिम्टम हो चुके हैं वो कम होते रहेंगे। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इम्पोर्टेंट इज फेस मास्क और अवॉइडिंग गैदरिंग। तो फेस मास्क कैसे पहनना है इसका भी तरीका होना चाहिए। सबसे पहले जो मास्क लेते हो वो बिल्कुल नई होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए। उसको सबसे पहले एक हाथ में रखिए, फिर उसको ऊपर नीचे आराम से उसको हाथ में लेके अपने मुंह को अच्छे से ढकना है और दोनों स्ट्रिप लगाना है। उसके बाद में ऊपर से इसको प्रेस करना है ताकि वो वायरसेस अंदर ना जा सके। इसके अलावा मास्क जो यूज़ करते हो थोड़ा सा गीला हो जाती या वेट हो जाती है तो उसको निकाल के रखना है। एक जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क आती है आप मैक्सिमम उसको 6 से 8 घंटा यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा जनरली उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। अगर उसको रीयूज़ करना है मास्क को तो उसको फिर से आपको सनलाइट देना है, कम से कम 2-3 घंटे सनलाइट में रखना है और फिर उसके बाद यूज़ करना है। या फिर आप 5 अलग अलग टाइप के मास्क ले लीजिए, एक मास्क आप 6 घंटा यूज़ करिए और बाकी 4 मास्क जो है उसको सनलाइट में रखिए ताकि उसका जो इन्फेक्टिव डोज है उसके अंदर जो बैक्टीरिया कॉन्टामिनेट हो जाते हो ख़त्म हो जाए। तो एक ही मास्क अगर आप 24 घंटा पहन के रखोगे तो उससे भी वो बीमारी जो उसके ऊपर वायरसेस रहते हैं उसको हाथ लगने की वजह से फैलने के चांसेस रहते हैं। हाथ धोते हुए भी आपको जब आपको ये मास्क निकालना है तो सबसे पहले अपने हाथ धोना है, फिर मास्क निकालना है, फिर वो डस्टबिन में डालना है और उसके बाद फिर से अपने हाथों की अच्छे से सफाई करनी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि मास्क कैसे यूज़ करना है, इसका सर्जिकल मास्क का डस्टबिन में डालने तक का पूरा प्रोसीजर अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो ये बीमारी फैलने सकता है। जैसे कि आप मास्क लगाने के बाद अगर आप ऊपर से हाथ घुमा रहे हो और फिर वो हाथ मुंह पे लगा रहे हो तो उसका मास्क यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जनरली अभी सभी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स को रोक लगाई गई है फिर से, तो इंटरनेशनल या नेशनल ट्रैवलिंग कम से कम हो सके तो अवॉइड करना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना है। अभी टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर टाइम पे ये पाया गया है कि ज़्यादातर लोग टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट जिसको डॉक्टर को लगता है कि जिसको सीवियर मॉडरेट टू सीवियर बीमारी उनकी टेस्टिंग अभी भी ज़रूरी है। टेस्टिंग का प्रॉब्लम ऐसा है कि इंडिया में इस बीमारी की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इसके रिज़ल्ट आने में आज 4 से 5 दिन हर सेंटर में लग रहे हैं। तो टेस्टिंग से पहले ही आपका इलाज करना, अच्छे से इलाज करना ज़रूरी है आजकल। तो टेस्टिंग के भरोसे मत रहिए। जिनको बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत है, वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह ले और डॉक्टर जहाँ हो सके वहाँ पे
एडमिट होने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये कि आपको पता चलना चाहिए कि ये बीमारी हो चुकी है, तो आप अपने आप को खुद को आइसोलेट कर लें। समाज में आप इस तरह से ना फैल घूमे कि दूसरों को ये बीमारी की लागत हो। तो अपने आप को सबसे पहले कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्ट करना है, अपने फैमिली मेम्बर से अपने से दूर रखना है, और डॉक्टर से फ़ोन पे सलाह मसलत करनी है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अपना एसपी2 चेक कर लो, पल्स रेट चेक कर लो, और आपकी दिक्कतें बता के डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके आने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे ज़्यादातर मरीज आज की डेट में कोविड के हैं। तो सबसे पहले आप डॉक्टर साहब से पहले फ़ोन पे बात कर लीजिए, जहाँ पे जो भी अवेलेबल है उनसे पहले डिस्कस करिए कि मुझे आने की ज़रूरत है या नहीं है। फिर एक अपॉइंटमेंट टाइम ले लीजिए और उस हिसाब से जाके वहाँ पे अगर सलाह मसलत करना है तो वहाँ पे जाके दिखा दीजिए। उसके पास तो ये है कि सभी पेशेंट जो भी इसके मरीज हैं उन्हें सबने अपना हैंड और रेस्पिरेटरी हाइजीन रखना है, अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं सबने। अभी नेशनल तौर पे गाइडलाइन तो चल रही, बट अभी ज़्यादातर ये बीमारी का दूसरा वेव जो हो चुका है, ये रेस्ट्रिक्शन हटने से और लोगों में जो पहले जो जागरूकता थी कि पहले लोग मास्क पहन रहे थे, वो पहनना बंद कर दिया। इसलिए सडनली सेकंड वेव में आपने देखा है कि भारत में ज़्यादातर लोग इसके शिकार हो चुके हैं। मैं आपको इसको क्लिनिकल मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये डॉक्टरों का इलाज है जनरली। अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस जो होते हैं उनमें फीवर, सोर थ्रोट, इसमें नॉर्मली आप अगर पैरासीटामोल ले लेते हो, सिट्रिजिन ले लेते हो और इंटॉक्सिकेंट ले लेते हो तो ये ज़्यादातर माइल्ड केसेस में इससे ठीक हो जाते हैं। मॉडरेट टू सीवियर केसेस में आपको डॉक्टर से सलाह मतलब करके जो भी आज की डेट में लेटेस्ट इंजेक्शन चल रहे हैं, एंटीबायोटिक चल रहे हैं, जिस एरिया में अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी जो एंटीवायरल चल रहे हैं वो यूज़ करेंगे। और ज़्यादातर मैक्सिमम जिनकी थेरेपी ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन जहाँ पे अवेलेबल सेंटर में जाके एडमिट हो जाए। आरोग्य सेतु आप तो आपको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होंगे, इसका मैक्सिमम लोग यूज़ करें। इसी से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो डॉक्टर साहब की। आजकल ये कोविड का एक नंबर भी निकल चुके हैं, कोविड केयर वाले अलग अलग स्टेट के अलग अलग नंबर हैं, तो नंबर से कांटेक्ट कर सको और उसमें आप कांटेक्ट करके पहले उस हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी चेक करें, ताकि जो पेशेंट ऑक्सीजन पे है उनको इमीडिएटली शिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो वो रास्ते में डिटोरेट हो सकते हैं। तो पहले आप बेड अवेलेबिलिटी की पूछ ले उस हॉस्पिटल में और फिर ही उस हॉस्पिटल में लेके। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर, अगर किसी को कोई हाँ। प्रश्न है तो सर से कर सकते हैं, डॉक्टर सर से। कोई प्रश्न किसी को है, कोई कुछ बोल? हाँ सर, हेलो। जी सर। हाँ बोलिए सर, पांडे सर। हाँ, मेरा एक निवेदन है कि कोविड वायरस का एयरबॉर्न नेचर है, कृपया उसको थोड़ा और विस्तार से बताएं, ताकि हम सभी लोग कोविड-19 का जो एयरबॉर्न नेचर है उससे बच सकें। बेसिकली सर ये बीमारी जो है ज़्यादातर लोगों में क्लोज कांटेक्ट ऑफ कोविड पेशेंट, बट आज की डेट में ऐसा हो रखा है कि मैक्सिमम लोग कोविड की चपेट में आ चुके हैं। तो इसका जो मेन ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू एयर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, कि जैसे कि खांसी है, स्नीजिंग है और सलाइवा है, इससे ये फैलने की बीमारी ज़्यादातर होती है। तो आप किसी के भी क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये बीमारी फैलने के चांसेस होते हैं सर। तो आपको प्रिवेंट करना है तो सबसे आसान और अच्छा तरीका यही है कि हमेशा मास्क यूज करते रहें। सर, अभी जो भ्रांतियां समाज में है वो इस तरह की है कि कोविड-19 के वायरस एयर में है, तो लोग बहुत भयभीत हैं कि एयर में है कि हम कहाँ निकले कहाँ ना निकले। परिवार की कुछ जरूरी आवश्यकताएं हैं जिसके लिए लोगों को
बाहर निकलना मजबूर होता है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ मास्क पर्याप्त होगा और किस तरह से मास्क बीमारी अभी जो है रौद्र रूप धारण कर चुकी है, फिर भी इसका जो ज्यादातर आप देखोगे तो इसमें 98% लोग रिकवरी के चांसेस रहते हैं। इसको पहले तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी से ज्यादातर टाइम पे इतना डरने की जरूरत नहीं है, एक आम वायरल बीमारी की तरफ से। सबसे पहले आपने बहुत जरूरी है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे तभी जाके इस बीमारी से लड़ पाओगे। तो इससे भयभीत नहीं, जहाँ पे जरूरत जाना हमें अगर तो वहाँ पे जाना अलग बात है। कोरोना के पेशेंट हैं, फिर भी हमें काम करना आना पड़ता है, हमें इसका कि हम उससे भाग जाए, हॉस्पिटल छोड़ के भाग। प्रिकॉशन इज अपना लोग तो पर्सनल प्रोटेक्टिव देते हैं, बट ज्यादातर 98 बीमारी अच्छे से तो इससे प्रिवेंशन होता है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाल्मीकि सर। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी थिपिया से हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान देंगे। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, डॉक्टर वाल्मीकि सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप रहेंगे जुड़े रहें। हाँ सर, नमस्कार सर। सर धन्यवाद। First of all, I would like to thank you everyone. I listened this webinar very carefully. Basically, I'm Dr. Bhupendra Kumar. I've been working for last 4-5 years abroad only as a regular faculty in Ethiopia, and have other association, European, Russian, some Middle East and African country association. So sir, am I audible to you? सर बिल्कुल sir. Okay. Sir, can you see my screen, laptop screen? Yes sir. स्क्रीन तो नहीं स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम सर। So sir, जैसे आपका as it is the international webinar, so I would like to have little favor to speak little in English, and though I am Indian, so I know Hindi also well. आज का जो टॉपिक है ना, टॉपिक 19, this is not affecting only India. India is now, I think, world news. Even after Israel and Palestine attack, international news, if you see the ABC or Sky News or French News, everywhere India comes as a main news because of the number of cases. And second reason is the way fatalities we are showing. गंगा के किनारे जो लाशों का एक बहुत ही भयानक वीडियोज आते हैं, या द वे वी बर्न अवर बॉडीज, उससे वेस्टर्न मीडिया बहुत डरी हुई है। सो ऑब्वियसली कोविड की वजह से काफ़ी कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ में आ रहा है। सो माई टुडे only concern, I will take only 10 minutes, I will not take more time, but what I will emphasize कि इंडिया में एक पॉजिटिव चीज़ भी है सेकेंड वेव्स के बाद, कि ऑक्सीजन की जो इमीडिएट सप्लाई की गई, द वे not only the government of India managed, the way our corporate also managed, they help the people, they help our institutions, they help the system, especially for the oxygen shortage. I definitely should give appreciation to Reliance. Everybody is knowing कि Mukesh Ambani, Nita Ambani, they had they produced the 10% of the total oxygens in India that was needed, and that they supplied to states. Ratan Tata ji, he is very known philanthropic in India, and not only even the individual level, as we know, the filmmakers, they come forward and they helped. So today only thing I will focus about कि businesses, obviously businesses are the concept of business is just to make the profit from society. Okay, so business basically they are meant to take the profit from society, but there is another integrated part of the business, and that is the corporate social responsibility. So every business they take from the society and they give to society. This is a parallel concept. It is not like
कि we are making huge profit, and this is not only in India, though India is not number one in this case. We cannot say proudly कि Ratan Tata is the number one. They donated, but it's not like they donated even UK also, Mukesh Ambani. So India is somewhere missing what scenario? Like in Jainism, जैन लोगों में बहुत अच्छा रहता है कि they believe like पंजाबी लोगों में भी, सिख लोगों में भी एक रूल है, they believe to donate, they work for society. Hindus also not behind if we compare as per the religious, they also, Muslims also it is. So today I will focus about how the religion, how the corporate social responsibility when there is a problem in the society, how businesses can help, and they have been doing since civilization. So today I will talk about like this, and I will take very few time. Everybody is knowing that India is as old as the humankind. India. The religion also is as old as humankind. We categorize ourselves in the religion Hindus when the Christianity and the Islam come. Originally we were the humans, and Hinduism is somewhere related to the Hinduism. If you see the Western world, Jews also claim like this. So it means in Latin, the Latin word, there is a word primum non nocere. Some people call it nocere because it is a Latin, and Latin got evolved a period of time. So some people later on they call it nocere. So primum non nocere means the business first objective is do not harm. The first objective of every business is do not harm other. Okay, first do not harm. So this is the definition of Hippocrates. He was the Latin or 400 BC that time. So every business first approach is do not harm others. You take the profit when there is a need to the society. Every business, either is this the small level business, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, loss making businesses also are supposed to help the societies. Small level businesses also supposed to help societies. Big level businesses, those are having thousands of employees, they are having network, those are having. So India could never come over this problem. You believe me, if corporates did not work. Okay, भारत सरकार, स्टेट सरकार कभी भी, और कोई भी सरकार, इवन कोई भी अमेरिका में भी ऑर्गेनाइजेशन से we got the help from USA, our Indians, they made a forum there, they supported, and India diaspora all over the world. So here only point is that whenever we are discussing about the business, we should not only discuss about the profitability of business, we should also discuss about, we should make it very clear to every entrepreneur that your responsibility is equal important. While you are making profit, you give to the society. Okay, so this concept basically now in 30-40 years before was more emphasized by Carroll, and Carroll emphasized 4 perspectives. He made first economical. He made that every company should take care of the economy of the employee. The employee, either you are the teacher or you are the employee or you are the workers. This is the first responsibility of the company or the even छोटी सी दुकान वाले की भी, मालिक की भी जिम्मेदारी है कि वो पहले अपने एम्प्लॉय की इकोनॉमिकल कंडीशंस को खराब ना होने दे. So this is the first responsibility of every business. Economical conditions, to maintain the economical conditions of the, even the first lecture we had, he also emphasized economical conditions of employees or the states, whosoever is the government is taking care because they are in the government organizations, but as a private organization also we need to take care, okay, to our best. Second condition is legal. We should go legally everything. Like अभी इंडिया में देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन सप्लाई होर्डिंग हो रही है. Though it is illegal, we know that it is illegal. We can face the criminal of so many offences, but still, this is the second responsibility of every business. Then ethical is the more important. Ethics basically is bound with our religion, and I told you initially that every religion, the first responsibility or the absolutism responsibility, जो हर religion में universally accepted है, वो हमारी duty. और हमारी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए जो हमारी मोरल वैल्यूज हमने सीखी बचपन में, रिलीजन के द्वारा सीखी या सोसाइटी से सीखी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कहती है कि यू फॉरगेट अबाउट योर प्रॉफिट व्हेन देयर इज द सिचुएशन कम्स. Not only the God, but the society will give you multiple time if you are following your ethics. Okay,
So you believe it, all over the corporate governance, if you see the Tata or if you see the Western countries, General Electrics, whosoever, I can discuss 5 hours, but it's not the time enough. So ethics making you more big brand rather than your branding expenditure on your advertising. So you believe me, if you are a company, if you are owning any small business, you believe on the ethics, it will work more faster rather than expanding on your advertising. And obviously, last approach is the philanthropy. Philanthropy is a way of life where we are earning while we are capable to make earnings, and we are giving to society back when we come to know the self-actualization stage. If you see recent news is also, so when is Jain people, they were the Times group and they were in the so many groups, they when they become 70 or 80 years old, they are joining the religious beliefs, and every religion belief, especially I cannot make the comparative study in a short period, but philanthropy is the life is nothing but the contribution given to the society back by your profession, by your money, by your every kind. Now, lastly, this approach survived. Means it approach was valid, still is valid. But there is another approach, Dell's root dimensions. He introduced fifth element, and that was the environment. And why I'm introducing, I'm little fast, I know, because I have a short period of time. Environment, as I know that Caron, he focused on 5 responsibilities to society during corona pandemic. The fifth element also introduced by the Dell's root in 2008 only. It is a recent phenomenon. Now all G7 or G20, every country is working environment, and we are talking also the environment protection. So every company not only should take care of the social, economical, stakeholder, voluntary, philanthropic, but also the environment. You should take care that if you are doing any business or if you are doing anything, you should never harm the environment, because environment is like nature, and nature everything giving you back. He never takes anything with herself, you know. So if you are doing polythene use, if you are using polythene, why I'm using the polythene? And if you are using over, over smoking or any, like there is a company in battery, Amara battery in South India. He was stopped by the municipality order court that they were making the lead into environment. Actually, in India, environmental protection is not as at par as it is in the Western world. But environment is our main responsibility. And if you see, if we will not take care of environment like oxygen, trees, and the way we are producing our, definitely the expenses on medical will go, and it will keep on. We will go for the insurance, we will go off. Our 30% will spend, savings will go on to the health only. So this better we take care of environment, and it is the corporate social responsibility. So I hope with my these words I will conclude, and I hope you all understood. If you have any question, please you ask. कोई क्वेश्चन किसी के पास है? प्रश्न है तो बोल दीजिए, सर उसका जवाब देंगे. बोलिए बेटा. Hello sir, this is Sir Sunil Pes, and I am a private teacher, and I am a secretary of one of the NGOs. I run the NGO named Gramin Ekikrit Samajik Sanstha, and I am working for the people around me. Particularly, I go to the villages and I meet the people. Now, what difficulty I find here around our region, the people are not willing to take the vaccination. That's very major and very critical situation now. We find to make them take the vaccination. That's first one. Sir, please give me the brief answers for few questions I am putting. Okay, first was the with regard to the vaccination. The secondly, I am talking about the second question. I will talk about the financial problem that the villagers and the downtrodden people are suffering or they are going through. They do not have earnings except the land. Now in the land also they can't do, whether if they are producing anything, they are not able to sell those things in the market. So that's how they are suffering. The second point was. The third point I want to
I want to put forth on your own subject only. That's with regard to the religion. Now all the temples and the churches and mosques and other things are closed, and our religious people are not active. Even they are active, but they are inside the house, or maybe in maybe just for themselves only. Active in a sense, they are not able to approach the people, and people are not able to gather for listen to them, or they are not able to gather together where they can have a kind of one mind setup. One mind setup in a sense globally. I mean, I am not talking about the Christians. Maybe they are talking about only the Christians. Then maybe Hindus. Maybe only about Hindus. I am not talking about. Well, you see, whenever we go to the temple, we come together and we have a kind of feeling of togetherness. So that's not able to appear now. So these 3 or 4 points, 3 points I said, sir. Now GDP growth is going down very much. We do not have now. सभी लोग बाहर कर रहा है. मुझे लगता है कि हम लोग खुद के धन संपत्ति पर ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं और दूसरों के धन संपत्ति पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं. हम लोगों को लगता है कि हम लोग अभी हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ बहुत कम जा रहा है, या फिर वो हमारे उसमें है, लेकिन पैसे तो अपने पास अपने ही, अपना पैसा अपने पास है ना. तो अभी मैं आपके लिए मेरा पैसा दे पा रहा हूँ ना, तो आपसे मैं पैसा ले पा रहा हूँ. लेकिन अभी क्या हो रहा है मेरे हिसाब से, जिस तरफ देखता हूँ, सब कुछ का भाव इतना बढ़ गया है कि लोग बेचारे जो the ग्रामीण people, the rural people, they are not able to afford some. Okay sir, up to you. Sunil ji, sir, am I audible? हाँ sir. Yes sir. Okay, Sunil ji, I am very impressed that you asked these questions. You are working in an NGO and you are working at your level best. और आपका जो पहला क्वेश्चन था वैक्सीनेशन का, I would share my experience here. I am working in Ethiopia, and Ethiopia by GDP, I think everybody is knowing the economical conditions of Ethiopia. It is fastest growing country, 12%. But still it is not at par India or other countries. GDP per capita is less. यहाँ पर recently, 5 days before, I have taken the vaccination, and even I had a feeling like this. हमारे को भी feeling थी यार, विदेश है, यहाँ पे वैक्सीनेशन ले लिया, कल को कुछ हो गया, इतने लेवल के ट्रीटमेंट नहीं है. But you believe me कि now I feel कि इन्होंने वैक्सीनेशन दिया, पता ही नहीं चला. Then I asked the doctor कि भाई this vaccination I am not feeling in my skin. उन्होंने बोला कि सर ये वैक्सीन स्किन पे लगाई जाती है, देयर इज नो नीड टू, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, कि सर ये ब्लड में जाने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो पेन आई फेल्ट इवन आफ्टर 5 days. देयर इज नथिंग, इवन आई डिड नॉट हैव एनी फीवर, नो साइकोलॉजिकल, आई हैड नथिंग, नो एनी वे टू से दैट आई हैड एनी सिम्टम्स, साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन. Okay, it was the Covishield. It is, I think, given from the United Kingdom. The same vaccine that we are having in India. So vaccination have no side effect. And now I am emphasizing I am telling my parents also in India that they also have taken. So vaccine has no side effect. Everybody should go for it. And सबसे बड़ा आपको पता है कि वैक्सीन एक बार ले लेते हैं तो हमारा 80% रिस्क कम हो जाता है कोरोना से, डेथ का, या कोरोना से इन्फेक्ट होंगे बट डेथ इज. सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा फाइनेंशियल प्रॉब्लम और स्टॉक मार्केट. आई विल कमेंट दिस. स्टॉक मार्केट एंड जीडीपी इज नॉट गोइंग डाउन. अभी फिच की और आईएमएफ की रिपोर्टिंग है कि इंडिया ने जो बी शेप रिकवरी की है, बी शेप, और इंडिया ने जो एडवांटेजेस बनाई है इससे, जैसे ताइवान की इकोनॉमी को अगर हम बोले कि ताइवान में बैटरी जो कंडक्टर है, चाइना से कंफ्लिक्ट की वजह से वो ताइवान गया, और ताइवान में अगले 2 साल तक बारिश नहीं होगी ऐसा संभावना है. तो ताइवान की जो बैटरी कंडक्टर की जो पोटेंशियल है प्रोडक्शन का, वो इंडिया में आने वाला है. सो इंडिया इज हैविंग द एडवांटेजेस टू मेक सम प्रॉफिट, टू मेक सम गेन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक. सो यू डोंट वरी अबाउट द कंपनीज और कॉर्पोरेट्स. इंडिया में 2 तरह के लोग हैं. एक वो जो अपॉर्चुनिटीज से इस तरह की जो नेगेटिव अपॉर्चुनिटी है, जो लॉस है सोसाइटी से, इससे प्रॉफिट बना लिया है. आपने देखा होगा अपने अडानी जी हैं. अडानी जी दुनिया में फास्टेस्ट वेल्थ मेकिंग पर्सन है. अभी जो रिलीज आई फोर्ब्स की, उन्होंने उनकी अदानी कंपनी है, अदानी पोर्ट, तो सबसे फास्टेस्ट जो प्रॉफिट मेकिंग है वो इंडियन है. इस कोरोना की वजह से मुकेश अंबानी की भी प्रॉपर्टी बढ़ी.
तो आप ये ना सोचें कि ये इस तरह के नेगेटिविज्म और ये दिस इज अपॉर्चुनिटी, दिस इज ए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी. द रिस्क नॉट ओनली हैविंग द नेगेटिव साइड, इट इज ऑलवेज हैविंग द पॉजिटिव साइड. तो हम में से कई, जैसे आप एनजीओ में हैं, आपने पॉजिटिव कन्वर्ट किया, हमारे में से कई लोगों ने पॉजिटिव कन्वर्ट किया. जयनारायण पांडे सर ने इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव कन्वर्ट किया, वेबिनार ऑर्गेनाइज कराए. सो वी नीड टू सी हर प्रॉब्लम में, इवन ये रिस्क इंश्योरेंस कंपनी जो खड़ी हुई है 400 इयर्स बिफोर नहीं थी, ये भी एक नेगेटिविज्म से आई थी. 1666 में यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़ी आग लगी थी 666 में, और उसके बाद लोगों ने डराना शुरू कर दिया लोगों को, और इंश्योरेंस कंपनी खड़ी हो गई. आज आपको पता है कितना बड़ा इंश्योरेंस मार्केट है दुनिया का, और कोरोना की वजह से तो हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ ही गया है. और ये तो आपको बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हमारी पूरी सेविंग्स ही लोगों की इसी में चली जाती है कभी बार, अगर हमने वेल प्लान नहीं किया, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया. तो बी ओनली वेज थिंक कि इंडिया में एक अप्रोच चेंज हो जाए, जो कि है लोगों में बहुत अच्छी अप्रोच है, कि हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढें. वी शुड सी द नेगेटिविटी विद पॉजिटिव एस्पेक्ट. And obviously there is a God, there is a nature, there is something with us, and if we are positive mind, we will come over everything. So this is my last conclusive remarks. थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको यहाँ जुड़ने के लिए. मैं माननीय प्राचार्य महोदय से अनुमति चाहूंगा कि अब इस कार्यक्रम को समापन की दिशा में ले जाएं. माननीय प्राचार्य महोदय. सर शर्मा सर हैं सर. शर्मा सर हैं, तो शर्मा सर हट गए नहीं है. अब चलिए ठीक है. मैंने डॉक्टर उमेश जी 2 मिनट आप जानकारी दे दें, उसके बाद मैं रजनी सारथी मैडम को बुलाऊंगा. यस सर. हाँ सर. यस सर. जी सर. रजिस्ट्रेशन फीडबैक के लिए जो है ना, लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट चैट बॉक्स में. जो भी अवेलेबल पार्टिसिपेंट्स हैं उस चैट बॉक्स में से रजिस्ट्रेशन लिंक कॉमन कॉपी कर लें. जो ये वेबिनार के समाप्ति के पश्चात वो फॉर्म इनेबल हो जाएगा. सर भूपेंद्र सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे. यू आर ऑडिबल सर? जी सर. रिसेंटली यस सर, आई एम हियर सर. यस सर. अभी क्या है सर, हमारा भारत जो है ये वैक्सीनेशन के ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स पर जा रहा है, लेकिन जो कोविड के न्यू स्ट्रेन्स हैं वो कंटिन्यू अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं. और इस स्थिति में जो ट्राइबल सेक्टर्स के लोग हैं उनमें एक जो है भय व्याप्त है, और कुछ ऐसे भी गांव न्यूज़ में सुनने को आते हैं और जो वैक्सीन नहीं लगाना चाहते. तो इस पर आप कुछ फोकस करें कि ये जो न्यू स्ट्रेन है उसमें भी वैक्सीनेशन उतना ही एफर्ट है, उतना ही इफेक्टिवली है कोविड से लड़ने के लिए, या नहीं है. तो कुछ थोड़ा सा सर इस पर दें तो अच्छा रहेगा. और मैंने ट्राई किया है कि आपका ये पूरा प्रोग्राम जो है रिकॉर्डेड हो और यूट्यूब के थ्रू अपलोड किया जा सके. थैंक्स सर. इसमें क्वेश्चन जो है डॉक्टर भूपेंद्र सर तो जवाब देंगे ही, डॉक्टर वाल्मीकि सर अगर हैं तो उनसे मैं चाहूँगा कि इस पर वो जवाब देने का कष्ट करेंगे. यस सर, ये सभी की जिज्ञासा है इस टाइम में. Okay, sir. Sir, thank you for asking this. It is very relevant question. इस वेबिनार में बहुत सही क्वेश्चन है. Even I realize कि even I am taking my example कि 10 दिन पहले तक हमें भी लग रहा था कि वैक्सीनेशन शायद इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे या, बट आप बिलीव कीजिएगा, एंड ये वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन एक फास्टेस्ट मोड में लगी है. अगर हम वैक्सीन लेने से घबराते हैं, तो हम लोगों ने बचपन में भी वैक्सीन ली हैं, वो वैक्सीन फिर भी कुछ थाउजेंड्स लोगों को लगी थी, लॉन्ग पीरियड में मिलियंस को लगी थी. इस वैक्सीन ये तो 1.5 बिलियन लोगों को लग चुकी है, 1.5 बिलियन. एंड सेकंड, इसकी जो ट्रायल है, इसकी जो स्ट्रेन है, द मोड, जिसका जो मोड है 1 डोज मोड, 2nd डोज मोड और 3rd डोज मोड, इसमें इतनी ज्यादा सावधानी बरती गई है. और ये 15 वैक्सीन है ऑल ओवर दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 15 वैक्सीन. साइड इफेक्ट तो देखिएगा सर, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है. इसमें हम ये कहें कि इसमें 0.000 लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी को पहले पकड़ते हैं. एक प्रोबेबिलिटी वर्ड है ना, 100 ईयर्स पहले प्रोबेबिलिटी आ गया था कि प्रोबेबिलिटी अगर 0.002% भी है, देन पीपल थिंक नेगेटिव एस्पेक्ट एंड दे फॉरगेट कि रिमेनिंग इज द पॉजिटिव. तो कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है. अगर साइकोलॉजिकली आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें इसके लिए,
आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। सिन्हा सर आवाज आ रही क्या आपको? हमको आ नहीं रही है। नहीं, उनका आवाज नहीं आ रहा सर, आपका आवाज आ रहा है, उनका आवाज कट गया। चलिए कोई बात नहीं है। डॉक्टर रसीदा परवीन प्राचार्य महोदय से अनुमति चाहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आभार की तरफ ले जाएं। परवेज मैडम अब इसको यहीं पे आगे बढ़ा दें आभार की तरफ। आप कुछ बोलना चाहेंगी मैडम? परवेज मैडम प्राचार्य महोदय नहीं है सर, है सर। हाँ मैडम, रसीदा परवेज मैडम प्राचार्य महोदय। चलिए ठीक है, आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर श्रीमती रजनी सारथी मैडम को, जो अर्थशास्त्र परिषद के अध्यक्ष हमारे प्रभारी प्राध्यापक है। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके कुशल मार्गदर्शन में अर्थशास्त्र विभाग का यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार संभव हो सका। इसके बाद मैं हमारे वक्ता डॉक्टर BL सोनिका सर, डॉक्टर वाल्मीकि सर, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सर आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस वेबिनार में जुड़े हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापकों के साथ साथ अन्य महाविद्यालय के प्राध्यापकों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसके साथ साथ मैं अपने भूतपूर्व छात्रों, UG एवं PG के छात्रों का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो सका है। मैं अपने विभागाध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके कुशल मार्गदर्शन एवं दूरदर्शिता की वजह से हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित हो सका। अंत में मैं डॉक्टर सिन्हा सर एवं इल्फिना मैम का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद। और सबसे ज्यादा आभार मैडम सारथी का कि उनको जब भी कोई चीज बोलो बड़े कुशलतम ढंग से उसको संपादन करती हैं, और सरस्वती वंदना स्वागत गीत वगैरह बहुत अच्छे से तैयार हुआ। मैं डॉक्टर उमेश जी को बोलूंगा कि थोड़ा जानकारी लोगों को दे देंगे फीडबैक वगैरह के बारे में, उसके बाद इसको फिर आगे में आप बोलेंगे तो बंद करूंगा। जी सर, आज का प्रोग्राम सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और सबसे अच्छा जानकारी सर वाल्मीकि आगड़े के द्वारा जो इन्होंने कोविड से संबंधित बेसिक टर्मिनोलॉजीज, थ्योरीज एंड जो भी मतलब उपयोगी जानकारी था, मैं स्क्रीनशॉट भी लिया और कोशिश किया कि इसको सेव करके रखूं, और सर से भी आग्रह करूंगा कि ये PDF जो है मंगा करके हम लोगों के ग्रुप में भी सेंड करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा ही उपयोगी रहेगा सर। और भूपेंद्र, बाकी सभी हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक गण, छात्र छात्राओं और मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर SK त्रिपाठी सर, प्राचार्य मैम डॉक्टर रसीदा परवेज मैम, भूपेंद्र सर, डॉक्टर BL सोनकर सर, वाल्मीकि सर, आप सभी की उपस्थिति में यह आयोजन हो सका। और निश्चित रूप से हमारा महाविद्यालय जब भी हम अध्ययन अध्यापन तो कराते ही रहते हैं बच्चों को, साथ में जो समय मिलता है उस दौरान हम किसी न किसी विषय वस्तु को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार करते रहते हैं। तो इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर जनरल पांडे सर के मार्गदर्शन में किया गया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझे भी आप अवसर देते हैं कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने के लिए, तो यह मेरे लिए गर्व और फख्र की बात है। और तकनीकी रूप से मैंने फीडबैक लिंक बनाया है, उसमें आप सभी फीडबैक भर के कल तक सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। तो मैं पुनः अजय सर को मंच प्रदान करता हूं कि अपने इस कार्यक्रम का संचालन भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। रागिनी मैडम के द्वारा सभी अतिथियों, विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया, तो सभी के प्रति मैं सधन्यवाद अपना प्रेषण करता हूँ। जैसा तो कि क्षमा चाहती हूँ, आपको आभार व्यक्त नहीं कर पाई। उमेश पांडे सर को भी बहुत बहुत नहीं, मैं साथ में हूँ, मेरे लिए आभार की जरूरत नहीं है, मैं टीम, हम लोग टीम हैं। डॉक्टर उमेश जी का अभी आपको जानकारी प्राप्त हुई कि फीडबैक आपको भेजा जा रहा है, उसको भर लीजिए। नहीं, ग्रुप में भेज दिया हूँ सर, चैट बॉक्स में मैंने फीडबैक लिंक डाल दिया है मैसेज बॉक्स में, और चैट बॉक्स से ले सकते हैं जहाँ इसमें लिंक।
आप अपना मोबाइल नंबर इसमें बता दीजिए, जिससे कि आपसे लोग डायरेक्ट चर्चा करें, नहीं तो मेरे से करेंगे, मेरे कुछ पता नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं अपना है ना? व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ चैट अपना बॉक्स में। मोबाइल नंबर लोगों को बता दें। जी सर। डॉक्टर उमेश सर, यस सर, यस सर, डॉक्टर उमेश सर, मैं बता कट देता गए हूँ क्या? सर। हाँ, नोट कर लिए सर। उमेश सर, हाँ, मैं दे रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, टाइप कर दे रहा हूँ। जी जी हाँ टाइप कर दीजिए, कि जिससे लोग सर्टिफिकेट के लिए आपसे सीधा बात करें। मैंने मैसेज में एक लिंक दे दिया है, मैसेज में लिंक दे दिया है, उस लिंक से ये लोग ले सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हाँ। वो लोग अपना फीडबैक जो है कलेक्ट कर सकेंगे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लिंक को भेजिए, ऐसा हाँ, करके कुछ मैसेज। लिंक यही चैट बॉक्स में रखा हुआ है, मैं पुनः उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये देख लीजिएगा, आप लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं वो देख लें। ये वो लिंक देख, मैंने अभी पोस्ट किया है, इस लिंक पर आप जो है क्लिक करके फीडबैक भर सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में मैंने डाला है, और ये थोड़ा देर बाद चालू हो जाएगा, अभी बंद है, और जैसे ही वेबिनार ख़त्म होगा तो इस लिंक के माध्यम से फीडबैक आप सबमिट कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने प्रेस किया, मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ मैं। तो ठीक है सर। अब इसके बाद डॉक्टर SN पांडे सर वगैरह सभी जुड़े, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। GDS बग्गा साहब धमदा से जुड़े हुए थे, अभी देख रहा हूँ मैं। डॉक्टर कुसुम चंद्राकर मैडम, ये सारे लोग जुड़े हैं। गुरप्रीत, रश्मि पांडे, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग निरंतर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, इसके लिए आप लोगों को बधाई। और आपको एक अच्छी जानकारी मिली, आप लोगों से मिलने का एक अवसर मिला। यहीं पर कार्यक्रम के माननीय प्राचार्य महोदय की अनुमति से, माननीय प्राचार्य महोदय की अनुमति से मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। तो और कोई बात करना है डॉक्टर उमेश सर? नहीं सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। समापन तो लिंक बंद कर दें? हाँ, बंद कर दें। हाँ, सभी को धन्यवाद। लिंक हम बंद करते हैं। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार सर। थैंक यू सर।